गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच नेम इज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991. As we all know that in the first two chapters we discussed about the Indian economy which was before the 1947 until 1990s, यानी 1947 से पहले का भारत कैसा था और उसके बाद आजादी मिलने के बाद इंडिया में जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, प्लानिंग कमीशन बना, तो बीच के 40 सालों में 1991 तक इंडिया की पॉलिसीज कैसी थी और इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। प्रश्न ये उठता है, द क्वेश्चन अराइज कि व्हाई वी आर स्पेशली डिस्कसिंग अबाउट द 1991, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इंडिया को प्रॉपरली फ्रीडम मिली थी 1947 में, लेकिन इंडिया को इकोनॉमिक फ्रीडम मिली थी 1991 में। तो आज की इस स्टडी में, आज के इस डिस्कशन में आई एम गोइंग टू टीच यू कि व्हाट हैपेंड इन द 1991। सन 1991 में भारत में एक नई पॉलिसी लॉन्च हुई थी जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं और जिसको हम एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं। यहां पर मैं इन तीनों का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लेट मी टीच यू कि व्हाट आर द बेसिक मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज थ्री वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज लिबरलाइजेशन। हिंदी में इसे कहते हैं आजादी मिलना। 1991 से पहले इंडिया में जितने भी सेटअप्स थे वो मोस्टली पब्लिक सेक्टर के अंडर कंट्रोल थे। भारत सरकार ने उसको अपने कब्जे में या अपने ओनरशिप में लिया हुआ था। यू कैन टेल द नेम अबाउट रेलवेज, बीएसएनएल, एमटीएनएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में थी। प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था क्योंकि रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा थे, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा थी। तो भारत सरकार ने सबसे पहले 1991 में पहला जो वर्ड लॉन्च किया दैट वाज लिबरलाइजेशन, मतलब डिडक्शन इन द रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी नियमों को और शर्तों को आसान बनाया गया। द सेकेंड इज पी, मतलब प्राइवेटाइजेशन। एज आई टोल्ड, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि पहले पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था, डोमिनेंस ज्यादा था, लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने 1991 में प्राइवेटाइजेशन लॉन्च किया, मतलब प्राइवेट सेक्टर को आगे आने का और मौका दिया और कहा गया कि आप आइए पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर काम कीजिए। किस प्रकार काम किया, that I will tell you in detail after the discussion of this topic. The third one is globalization. Globalization संस्कृत के एक शब्द से निकला है जिसका मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये पूरी धरती एक परिवार के समान है। Means the globalization mean when we open the door of our economy for rest of the world. हम आसानी से अपने व्यापार को मूव कर सकें from one city to another city, from one country to another country, not even only the goods but the services and the human beings also. यानी जब वस्तुओं का व्यापार, लोगों का आना जाना आसान हो जाता है और रोक टोक कम हो जाती है, दोनों देशों के दरवाजे आपस में खुल जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, मतलब व्हेन यू मेकिंग योर प्रोडक्ट ग्लोबल। ठीक है, इन तीनों वर्ड्स को अलग अलग समझने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द थ्री वर्ड्स सेपरेटली इन डिटेल। हमने तीन वर्ड सीखे। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। द फर्स्ट वर्ड इज लिबरलाइजेशन। एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो दैट लिबरलाइजेशन मीन्स द रिडक्शन इन द रूल्स एंड रेगुलेशन। जब भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर के लिए बनाए गए रूल्स रेगुलेशन को डिक्रीज करती है, उनके नंबर्स में डिक्रीमेंट करती है, तो उसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा आजादी दी गई। आजादी कितने प्रकार से दी गई, व्हाट वर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिफॉर्म्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट नाउ। सबसे पहले भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ सुधार किए, कुछ चेंजेस किए, रिफॉर्म्स किए। क्या क्या चेंजेस किए, अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस। 1991 से पहले इंडिया में 200 टाइप के बिजनेसेस के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। विदाउट टेकिंग द लाइसेंस यू वर नॉट एबल टू स्टार्ट योर बिजनेस।
भारत सरकार ने 1991 के बाद इस संख्या को डिक्रीज करके बस 5 कर दिया और आपको सिर्फ लिकर, सिगरेट, एटॉमिक एनर्जी, केमिकल्स और एक्सप्लोसिव्स, इनके बिजनेस के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा। इसके अलावा कोई भी काम आपको करना है तो विदाउट टेकिंग द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट यू वर एबल टू स्टार्ट। द सेकंड वन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है एरिया को डिक्रीज करना। 1991 से पहले ज्यादातर प्रकार के बिजनेस भारत सरकार के खुद के कंट्रोल में थे, डोमिनेंस में थे। सरकार ने उसकी संख्या को डिक्रीज करके 17 किया, उसके बाद उसकी संख्या को घटा के 3 किया। एटॉमिक एनर्जी, रेलवे और डिफेंस इक्विपमेंट्स। लेट मी रिपीट, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और रेलवे, इन 3 सेक्टर्स को पब्लिक सेक्टर ने, भारत सरकार ने अपने पास रखा और बाकी सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में आने का मौका दिया। एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी आप एक बार परमिशन ले लिया तो उसके बाद आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अपनी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए दोबारा से नई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फ्रीडम ऑफ द इंपोर्ट गुड्स, 1991 से पहले आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे कि अप टू हाउ मच क्वांटिटी, अप टू हाउ मच अमाउंट यू कैन इंपोर्ट द गुड्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन 1991 के बाद इस आपके ऊपर लगाए गए इंपोजमेंट को डिक्रीज कर दिया गया। हाँ, चार्जेस बढ़ा दिए गए, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी गई, लेकिन रेस्ट्रिक्शन इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी खत्म कर दिया गया। फाइनेंशियल सेक्टर में सरकार ने क्या चेंजेस किए? 3 रिफॉर्म्स किए। द फर्स्ट वन इज बैंकिंग रिफॉर्म्स। सबसे पहले रिजर्व बैंक का रोल डिक्रीज किया गया। 1991 से पहले रिजर्व बैंक का रोल कंट्रोलर का था, उसको डिक्रीज करके फैसिलिटेटर का रोल किया गया और रिजर्व बैंक अब सिर्फ रूल रेगुलेशन बनाता था, लेकिन बैंक्स के पास भी अपनी कुछ पावर्स आ गई। स्टॉक एक्सचेंज, आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा हुआ है कि भारत सरकार ने सेबी की स्थापना की थी। नाउ डोंट आस्क मी व्हाट इज सेबी। द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन द फाइनेंशियल सेक्टर which was organized, which was set up to control over the all companies working in the stock market. तो सेबी की स्थापना की गई और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या परिवर्तन किया गया? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में 1991 में भारत सरकार ने इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन किया। डिवैल्यूएशन का मतलब जानते हैं? जब हमारी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को सरकार नोइंगली इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्रीज करती है, यानी अगर $1 पहले 50 रुपए का था तो उसको डिक्रीज करके अब मोर देन 50 कर दिया जाए, 55 या 60 या कुछ और, तो दैट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। तो भारत सरकार ने जानबूझकर इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन किया। क्यों किया? क्योंकि इससे इंपोर्ट्स को नुकसान होगा और एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा। भारत सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है या चाहती थी कि इंडिया एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बने, तो जितना ज्यादा डिवैल्यूएशन होगा उतना ही कंट्री की एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट होगा, क्योंकि वी विल बी एबल टू कलेक्ट द मोर करेंसी। ये परिवर्तन किए गए। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स किए गए। फॉरेन एक्सचेंज का रिफॉर्म्स मतलब ये डिवैल्यूएशन वाली बात आप इसमें लिख सकते हैं। डिवैल्यूएशन किया गया करेंसी का, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के डोर को ओपन किया गया, इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ाया गया, लेकिन क्वांटिटीज को खत्म किया गया। टैक्स रिफॉर्म्स, जानते हैं आप टैक्स क्या होता है? टैक्स इज अ कंपल्शन which is levied by the government of India on the public, and the public is liable to pay that amount. This is called the source of income of the government is called tax. ये टैक्स 2 प्रकार का होता है। The first one is direct tax and another one is indirect tax. The direct tax is a tax which is paid by only that person on whom it was levied. यानी जिस व्यक्ति पर लगाया गया वही व्यक्ति टैक्स पे करेगा, वो अपने बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता। जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। तो व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? अ टैक्स व्हिच इज पेड बाय अनदर वन, मतलब मींस
where the we can shift the burden from one party to another party, and you can write the GST in that. Service tax etc. are the part of indirect tax. तो 2017 में जो GST आया है उसके बारे में आप इसमें लिख देंगे। इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हमारा पहला अल्फाबेट जो था L मतलब लिबरलाइजेशन वो कंप्लीट हो गया। अब इसको रब करता हूं और प्राइवेटाइजेशन को समझाता हूं। द सेकंड पॉइंट ऑफ LPG पॉलिसी इज P which represents the privatization। अब मैं आपको समझाता हूं कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। Privatization is a process of involving the private sector in the operations and activities of the state-owned ownership। यानी भारत सरकार की अंडर कंट्रोल में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, जब सरकार ने उसको प्राइवेट सेक्टर को देने का सोचा या उसको प्रोसेस को अपनाया, तो दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। इंडिया में प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से हुआ। The first one is opening new organizations for the private sector। यानी भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को परमिट किया कि आप अपने बिजनेस के लिए हमसे परमिशन ले लीजिए एंड यू कैन सेट अप योर ओन न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस एक्सेट्रा। एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड इज डिसइन्वेस्टमेंट। यानी सरकार ने जितनी ज्यादातर चीजें PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के तौर पर अपने कंट्रोल में ली हुई थी, सरकार ने उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि उसके कुछ पार्ट को सेल किया। जैसे आप जानते होंगे कि भारत सरकार ने रिसेंटली एयर इंडिया को सेल आउट किया है, तो अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% ओनरशिप होती है, उसका कुछ परसेंटेज प्राइवेट सेक्टर को बेचना या टोटल या फुली वो प्राइवेट सेक्टर को सौंप देने के प्रोसेस को प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। और इंडिया में 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन बहुत जोर से हुआ, यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंडर कंट्रोल में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, मोस्ट ऑफ उनमें से कुछ को प्राइवेट सेक्टर को आगे देने का प्रयास। एंड द नेक्स्ट वन इज G means globalization। The globalization is a process of integrating the local economy with the global economy। यानी it is a method of increasing openness। जब हम अपनी कंट्री के डोर्स को ओपन करते हैं for rest of the world, by which we can easily exchange the goods, the services, the persons from one country to another country, that is called globalization। यानी जब पूरी दुनिया ही एक परिवार के तौर पे मानी जाती है और इजी फ्लो हो जाता है गुड्स का और सर्विसेज का, तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि 1991 के बाद इंडिया में ये ग्लोबलाइजेशन हुआ कैसे। तो पहला तरीका, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट। यानी कि भारत सरकार ने 1991 से पहले ज्यादातर चीजें एज आई टोल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में थी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की थी। सरकार ने जिन क्षेत्रों में एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50% से भी कम अप्रूव्ड था या अप्लाइड था, उसकी लिमिट को बढ़ाया और उस एफडीआई की लिमिट को 51% से लेकर अलग अलग सेक्टर्स में 100% तक किया गया है। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में 74% एफडीआई, रक्षा क्षेत्र में डिफेंस फील्ड में 51% एफडीआई, ऐसे लिमिट्स को बढ़ाया सो दैट फॉरेन कैपिटल कैन कम इन इंडिया। और जब इंडिया में फॉरेन कैपिटल ज्यादा आई तो इंडिया का जीडीपी बढ़ने लगा। सेकेंड इज पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब इजी प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द इंडियन रूपी विद द फॉरेन करेंसी।
भारत सरकार ने भारत देश को इस तरह का बना दिया कि इंडियंस जब चाहें अपनी कंट्री की करेंसी को फॉरेन कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज करते। आज आप देखेंगे बड़े आसानी से, अगर आपके पास इंडियन रुपी है एंड यू वांट द डॉलर्स एंड द पाउंड्स और यूरो आउट ऑफ इन एक्सचेंज ऑफ दैट, तो इजीली विद द हेल्प ऑफ RBI you can deposit your Indian currency and you may have the foreign currency by which you can go to the abroad. इसके अलावा भारत सरकार ने रिड्यूस किए द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए हुए थे डिफरेंट टाइप के गुड्स और सर्विसेज पे। 1991 से पहले विदेशी व्यापार करने की एक लिमिट थी कि अप टू हाउ मच क्वांटिटी यू परचेज एंड अप टू हाउ मच योर क्वांटिटी यू कैन सेल टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाया और जो क्वांटिटी के टैरिफ्स के रेस्ट्रिक्शंस थे उनको रिमूव किया। अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया कि एलपीजी पॉलिसी का मतलब क्या है। अब मैं आपको समझाता हूं इस एलपीजी पॉलिसी के आने के इंडिया में गुड इफेक्ट्स क्या है और बैड इफेक्ट्स क्या है, यानी क्या भारत को फायदे हुए और क्या भारत को नुकसान हुए। इस बोर्ड को पहले रब करता हूं, फिर आगे लिख के बताता हूं। पॉज कर दें। इस एलपीजी पॉलिसी के आने के गुड इफेक्ट्स क्या है। द फर्स्ट वन इज वाइब्रेंट इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी वाइब्रेंट बनी। वाइब्रेंट का हिंदी में अर्थ होता है उभरती हुई अर्थव्यवस्था। यानी 1991 से पहले जहां पर एक तरफ इंडिया एक अच्छी डेवलपिंग कंट्री के तौर पर नहीं बढ़ पा रहा था, अब हमारा प्रयास है कि टिल 2047 इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई। चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट्स। इंडिया के फिस्कल डेफिसिट्स कम होने लगे। 1991 से पहले ये जो 8.5% तक हमारा फिस्कल डेफिसिट था, ये डिक्रीज होकर 3.5% आ गया है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ये आप जानते हैं, और नहीं पता तो मेरी गवर्नमेंट बजट वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको समझा दूंगा। इसके बाद इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज हुए हैं। आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर से ज्यादा का है। इस बात को नोट कर लीजिए, ये आपके बोर्ड में आ सकता है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना है? लगभग 600 अरब डॉलर का। कंज्यूमर सॉवरेनिटी बनी बढ़ी, यानी कंज्यूमर को इंपॉर्टेंस मिली, उसको चॉइसेस मिली, उसको अवेयरनेस मिली, उसको डिफरेंट टाइप के राइट्स मिले 1991 के बाद। रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया। आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द many reasons, but out of those many reasons LPG is one of the reason। यानी एलपीजी पॉलिसी के आने से आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 2030 तक हम 3rd पोजीशन पर आ जाएंगे। जापान और जर्मनी भी हमसे पीछे हो चुके होंगे। इंडिया पहले मोनोपोली मार्केट था, अब वो शिफ्ट हो चुका है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, सबको बराबर के मौके इंडिया में मिलने लगे हैं। बट साथ साथ इस एलपीजी पॉलिसी के आने से कुछ नुकसान हुए थोड़े से, जैसे नेग्लेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। 1950s में इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंसी 70% था, जो डिक्रीज होकर 40% के आसपास रह गया है। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर ने उस स्पीड से ग्रो नहीं किया, और ये भी कह सकते हैं कि इंडिया के जीडीपी में अब एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। सर्विस सेक्टर बढ़ा है नो डाउट, बट इंडस्ट्रीज जिस सेक्टर से जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए थी और एग्रीकल्चर बढ़ना चाहिए था, वो दोनों ही नहीं बढ़ पाए। लूप साइडेड ग्रोथ। एक तरफ तो भारत बहुत विकसित नजर आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आती हैं, गगनचुंबी इमारतें नजर आती हैं। दूसरी तरफ भारत पे वही गरीबी और भुखमरी आप देख सकते हैं। इंडिया में एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया भी है। तो एक तरफ तो भारत बहुत डेवलप कर रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, दूसरी तरफ भारत में सबसे बड़ा स्लम एरिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत की एक समान गति नहीं हुई, रीजनल इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए हैं, अर्बन सेंटर रहे। हमने भारत के गांव को अभी भी विकासशील नहीं किया, और महात्मा गांधी कहते थे कि भारत का दिल गांव में बसता है। तो मेरा गांव अभी तक डेवलप नहीं हो पाया, तो भारत को डेवलप कैसे मान लिया जाए।
इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है एलपीजी पॉलिसी वाला। अगर आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, तो मेरा काम कीजिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।